हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगुंज पर। साहित्यिक विधाओं की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखक भानु प्रकाश द्वारा लिखित उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। तो आइए सुनते हैं लेखक भानु प्रकाश की कलम और कल्पना से निकला वास्तविकता को दर्शाता उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का भाग 2। नई जगह पर हमेशा मुझे एक अनजाना सा भय लगता है, अज्ञात का भय, बदलाव का भय। कॉलेज का पहला दिन, हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में बैठा मैं रेडियो सुन रहा था। दिमाग घर की यादों में उलझा था, या शायद यह सोच रहा था कि आगे क्या क्या व्यवस्था करनी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि मैं उठकर दरवाज़ा खोलता, धड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। किसी सी ग्रेड फिल्म के गुंडे की भांति 3-4 लड़के मेरे सामने अवतरित हुए। एक पतला लंबा लड़का जो शक्ल से ही बदमाश दिख रहा था, कमर पर हाथ रख तिरछा खड़ा हो गया और पूछा, क्या है? कहा क्या है? मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। रसाला ऐसा बात करेगा? नीचे उतर, चल इधर आ। मैं समझ गया इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला अध्याय रैगिंग शुरू हो गई है। मैनर्स नहीं सीखा है तुम? सीनियर्स से कैसे पेश आते हैं? भैया मैंने क्या किया है? सहमते हुए मैंने पूछा। चुप, जबान लड़ाता है। एक देंगे ना खींचकर, सीख जाएगा। चल शर्ट उतार। एक ने मेरी गर्दन पकड़ ली। छोड़ दो, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, दूसरे ने कहा। सीख जाएगा क्या मतलब? कब आया हॉस्टल में? वैसे तो हम 5 तारीख को ही एडमिशन ले लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि अभी ज़्यादा डिटेलिंग मत झाड़। हॉस्टल में कब आया? नाटे कद के एक पतले हीरो ने मेरा गाल पकड़कर दबा दिया। आज तो कान खोल के सुन ले यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। नंबर 1, जब भी कोई सीनियर दिखाई दे, विश करने का 45 डिग्री पर झुक कर। 2 सीनियर जब बुलाए, जहाँ बुलाए, जो काम दे सब करने का। और हाथ पॉकेट से बाहर निकाल। जी सर। बाल छोटा, दे कितना बड़ा। उंगली का प्रथम भाग दिखाते हुए। कॉलेज में नो जींस, नो टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट पैंट विथ कॉलर बटन बंद। 5 फुट के सीनियर ने हाथ के इशारे से समझाया। इस भयावह आंधी के बाद मुझे संभलने में समय लग गया। काफ़ी देर बाद मेरी चेतना लौटी। कहीं इंजीनियरिंग में आना गलत कदम तो नहीं था। ऑडिटोरियम नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए सज चुका था। कुल 180 नए विद्यार्थी आए थे, सभी संकायों को मिलाकर। सभी के चेहरों पर घबराहट और माहौल में एक अनजानी सी चुप्पी छाई थी। लोग चेयरमैन के भाषण का इंतजार कर रहे थे। हमारे चेयरमैन श्री राम इकबाल सिंह एक सम्मानित और जाना पहचाना नाम थे। वो पहले एक प्रोफेसर रह चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हाथ आजमाया। छोटे छोटे स्कूलों से शुरुआत करने वाले राम इकबाल सिंह आज एक इंजीनियरिंग और एक डेंटल कॉलेज के मालिक बन चुके थे। शिक्षा को ज्ञान के माध्यम से व्यवसाय बनाने तक की उनकी यात्रा काफ़ी रोचक और प्रेरणादायक थी। निश्चय ही वे अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत की वजह से आज इस मुकाम पर थे। चेयरमैन ने शुरू किया। मैं सभी नए विद्यार्थियों का इस संस्थान में स्वागत करता हूँ। यह संस्थान ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ संस्थान नहीं है, मंदिर है, ज्ञान का मंदिर। जब मैं प्रोफेसर के पद से रिटायर हुआ तो मेरे मन में समाज के लिए कुछ करने का विचार आया। आरंभ में मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला। उसकी सफलता ने मुझे और प्रेरित किया। मैंने कई और जगहों पर स्कूल खोले जहां पर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे, लेकिन मुझे यह देखकर दुख होता था कि झारखंड के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमारे बच्चों में पढ़ने की इच्छा है, लेकिन अवसर नहीं है। सभी कोई मेसरा और सुंदरी तो नहीं जा सकते। तभी मैंने निश्चय किया कि झारखंड में भी अपना इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। साला फिर से वही हिस्ट्री सुनाएगा। बगल की कुर्सी से आवाज़ आई। चेयरमैन ने जारी रखा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, अमन जी अपने पुत्र को भी जी लगाकर संबोधित करते थे के साथ।
कुत्ता और शियार घूमता था यहाँ रात दिन दोपहर। टिटहरी बोलती थी, इतना वीराना था यह जगह। अमन जी ने तो फौरन मना कर दिया था। एकदम से बोले कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना पागलपनी है। वापस लौट गए, लेकिन मेरे दूरदर्शी आंखों ने वहाँ भविष्य देखा। मैं अपने निश्चय पर अडिग रहा और रिजल्ट आज आपके सामने है। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गुंजा दिया। एक गिलास पानी पीकर वे फिर शुरू हो गए। ये कॉलेज नया जरूर है, लेकिन विश्वास रखिए, यहाँ आकर आपने कोई गलती नहीं की है। किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। आज का यह छोटा सा कॉलेज हो सकता है कि आने वाले समय में देश का नंबर 1 कॉलेज बन जाए। ये आप लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है। आप लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे इंजीनियर बनेंगे, देश विदेश में हमारा नाम रोशन करेंगे। एक दिन हो सकता है आपके बच्चे इस बात पर फक्र करें कि आप ओआईटी के प्रोडक्ट है। एक नंबर का लालची आदमी है ये राम इकबाल सिंह। बगल वाले शख्स ने फरमाया। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ये भले मानुष लगते हैं। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। आपको क्या लग रहा है इतना पैसा ये दूध बेचकर कमाया है क्या? बहुत घपला किया है। सहमत न होते हुए भी मैंने सहमति में सिर हिलाया। सफल आदमी के हजारों आलोचक होते हैं, शायद इससे हम अपनी असफलता ढांकना चाहते हैं। सोमवार और बुधवार को मेस में भोजन करना कोई जंग लड़ने से कम नहीं था। इन 2 दिनों में नॉनवेज मिलता था। घर से बाहर रहने वाले और मेस का जेलनुमा खाना खाने वाले विद्यार्थियों के लिए ये रात स्पेशल थी। पहले सीनियर्स खाते थे, बाद में हमारा नंबर आता था। मैं तो शाकाहारी था, लेकिन मेरे साथियों को ये भेदभाव मंजूर नहीं था। सीनियर्स पहले आकर चिकन का बढ़िया वाला पीस खा जाते थे, बाद में केवल झोर बचता था। उस दिन मेरे हिम्मती साथियों ने मेस की लाइट काट दी और अंधेरे का फायदा उठाकर चिकन की कटोरियां उड़ा ले गए। सीनियर्स चिल्लाते रहे जब तक लाइट आती। यह चिकन लूटकांड सफल हो चुका था। अभी हम लोग रूम में बैठे घटना की सफलता पर चर्चा कर ही रहे थे कि बाहर से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और घबराहट में चिल्लाया, खान आ रहा है इधर ही। खान हमारे हॉस्टल का वार्डन था। इंजीनियरिंग के छात्रों को अपने बस में रखना आसान काम नहीं है, लेकिन वह इसमें सफल रहा था। क्रूरता का दूसरा नाम था खान। उसके नाम से लोग ऐसे डरते थे जैसे कंस के नाम से वहाँ के प्रजाजन। एक पल में ही रूम का नज़ारा बदल गया। सभी गप्पे लड़ाने वाले लड़के अपने अपने रूम की ओर भागे। एक लॉबी में ही पकड़ा गया। कहाँ घूम रहे हो इतनी रात में? कहीं नहीं, बस नोट्स मांगने गया था रूम नंबर 139 में। तो नोट्स कहाँ है? नहीं नहीं, नोट्स लौटाने गया था। वार्डन ने उसे ऊपर से नीचे देखा, मानो कह रहा हो, बेटा हमसे झूठ बोलते हो। वहां से निपटकर वह सीधा हमारे रूम में आया। तब तक हम लोग सतर्क होकर किताब उठा चुके थे। कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर उसने पूरे कमरे का मुआयना किया। अनुभवी आदमी था, उसे मालूम था कहाँ से क्या बरामद हो सकता है। उसने दरवाजे के पीछे झांका। यहाँ पर अधिकतर लड़के अभिनेत्रियों के पोस्टर चिपकाते थे। फिर उसने ऊपर रैक पर तलाशी ली, जहाँ दारू की बोतलें मिलने के आसार थे। आखिर में उसने हमारे बिछावन को उठाकर देखा। लड़के यहाँ पर मस्तराम छुपाकर रखते थे। मस्तराम एक अश्लील साहित्य था जो हॉस्टल के लगभग हर रूम में पाया जाता था, लेकिन हमने उसके आने से पहले ही मस्तराम को डस्टबिन में डाल दिया था। जब उसे इस सघन छापेमारी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो झेप कर मेरा पीठ थपथपाने लगा। गुड, कहाँ से आए हो? कोडरमा से। कोडरमा में कहाँ से? कोडरमा में डोमचांच एक जगह है। मालूम है, डोमचांच में कहाँ पर? मुझे आश्चर्य हुआ। शिव सागर का नाम सुना है? हाँ हाँ, हमारा पहले वहाँ आना जाना लगा रहता था। क्या नाम है? एक माइनिंग इंजीनियरिंग वहाँ रहा करते थे। राधे श्याम बाबू। हाँ हाँ वही। हमारे अच्छे मित्र थे वो। मेरे रूम पार्टनर ने मुझे शाबाशी दी। चलो, खान तो तुम्हारा पहचान वाला निकला।
अब कोई डर नहीं है तुमको। रात के सन्नाटे को चीरती भगदड़ की आवाज़ सुनकर मैं चौंका। इतनी रात गए ये शोरगुल। घबरा कर कमरे से बाहर आया, देखा तो एक लड़के को 8-10 लड़के लॉबी में दौड़ा रहे हैं। पहले तो मुझे ये मारपीट का मामला लगा, क्योंकि इस तरह के दृश्य हॉस्टल में आम थे। नहीं, ये जन्मदिन मनाया जा रहा था। लोग हैप्पी बर्थडे बोले जा रहे थे और प्यार से उसकी इज्जत उतारे जा रहे थे। एक के हाथ में तौलिए को लपेटकर बनाया गया कोड़ा था, दूसरे के हाथ में चप्पल। कोई थप्पड़ से मारता था, कोई बाल खींचता था, तो कोई पेट में गुदगुदी करता था, कोई चिकूटी काटता था। मार खाने वाला बर्थडे बॉय बस दर्द सह के हंसने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी अब बस करो भाई बोल देता था, लेकिन हिंसक समूह बस करने के मूड में नहीं था। उसकी पैंट खींच दी गई, बेचारा जान निकाल कर चिल्लाया, अरे अंदर कुछ नहीं पहने हैं हम। बात मानो, लो देखो, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है। दूर खड़ा मैं इस चीर हरण का मजा ले रहा था, लेकिन ये मजे लेना मेरे लिए सजा साबित हुआ। भीड़ अचानक प्रकाश प्रकाश चिल्लाते हुए मेरी ओर मुखातिब हुई। मैं सरपट छत की ओर भागा और एक अर्धनिर्मित दीवार के पीछे छुप गया। दंगे के दौरान किसी पीड़ित के मन में क्या भाव आते होंगे, मुझे उस दिन पता चला, जब मैंने भीड़ को अपने चारों ओर अस्त्र शस्त्र के साथ देखा। फिर सभी ने अपना प्यार मुझ पर उड़ेल दिया। मैंने अपने कमजोर शरीर की दुहाई दी, अरे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों पर मर्डर का इल्जाम लग जाएगा। ये पैतरा काम कर गया, लेकिन मेरे मन को तसल्ली तब मिली जब मैं कुछ और मारधाड़ देखता। मोहित और जेपी भी हमेशा अपना बर्थडे छुपाता है, आज तक मार नहीं खाया। भीड़ हो करती हुई उनके रूम की ओर चली गई और मैं मन ही मन कुछ और रोमांचक दृश्यों की उम्मीद में प्रसन्न हुआ। जेपी अपनी चौकी के नीचे छुपा हुआ था। हम लोग अभी निराशा में बाहर निकलने वाले ही थे कि उसके रूम पार्टनर ने विभीषण का रोल अदा किया। हाथ के इशारे से उसने शिकार का पता बताया। नीचे झांका तो वह चूहे की भांति बक्से के पीछे दुबका हुआ था। उसके दिल पे क्या गुजरी होगी ये तो वही जानता होगा, लेकिन हमें लगा जैसे कोई गुप्त खजाना मिल गया हो। मच्छरदानी के डंडे से सभी उसे ऐसे खोदने लगे जैसे किसी सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। वह हंसता हुआ बाहर आया और आते ही उसने चप्पल खाई। कुछ उच्च स्तर की गालियां भी पड़ी। इस दंगा फसाद के बाद नाच गाना तो बनता ही था, खासकर जब जन्मदिन चेयरमैन के संबंधी का हो। विशाल चेयरमैन साहब के लड़के का शाला था। लॉबी में म्यूजिक सिस्टम निकाल कर लोगों ने अपने नृत्य कौशल दिखाए। जब फुल साउंड में लड़कों का राष्ट्रीय गान एक बार आजा आजा शुरू हुआ तो जोश अपने आप आने लगा। जिसने शायद कभी अकेले में भी कमर नहीं हिलाई होगी, वो भी माइकल जैक्सन को फील कर रहा था। अचानक दारू की कमी महसूस होने लगी। जोश में मैं चिल्लाया, लाओ आज दारू पीते हैं। मुझे क्या पता था कि दारू का इंतजाम पहले से ही हो चुका है। पियक्कड़ उत्साहित हो गए, मुझे खींचते हुए एक रूम में ले गए। रूम अंदर से बंद किया और एक थैली निकाल कर सामने रख दी। अंदर दारू की 3 बड़ी बड़ी बोतलें थी। आज से पहले मैंने शराब को इतने करीब से नहीं देखा था। शराब की दुर्गंध ने मेरे मन में एक अजीब सा विकर्षण पैदा किया। मैं उठकर वहां से जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं प्रकाश जी? अभी तो आप बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। मैं शराब नहीं पीता, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तो हम लोग कौन सा रोज पीते हैं? साल में एक आध बार विशेष मौक़ों पर पी लिए और क्या। देखो प्रकाश, शराब पीने से कोई बुरा आदमी नहीं बन जाता। एक से एक बड़ा बड़ा अफसर लोग पीता है, और तुम किसी कंपनी में जाओगे, वहाँ पार्टी होगी, सब लोग पिएंगे और तुम अकेले अलग खड़ा रहोगे। अच्छा लगेगा क्या? बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात ऐसे ही कभी पिया नहीं इसलिए एक झिझक जैसी है। मैंने सहज होने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम सबको ऐसा ही लगता है, लो थोड़ा सा पी लो। ये पंडित आदमी है, कहाँ इसको मांस मदिरा के चक्कर में फंसा रहे हो?
जाओ प्रकाश, ये सब भ्रष्ट है। एक सज्जन को मेरी दुविधा का एहसास हुआ। ये दारू नहीं है भाई, बियर है। इससे नशा नहीं होता है। लो एक ढक्कन। दुविधा और विरोध के कुछ पलों के बाद मेरी इच्छा शक्ति ने समर्पण कर दिया। सिर्फ एक ढक्कन, मैंने कहा था। एक ढक्कन कड़वा द्रव मेरे गले को खराब करता हुआ मेरे हृदय और आत्मा को प्रभावित कर गया। मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है माँ। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी उपन्यास का भाग 2। उपन्यास के अगले भाग को सुनने के लिए मेरे चैनल अनुगूंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।